Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency questions from the chapter Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. It is a chapter from your Vistas and competency questions ke liye, as I have always telling you, you need to know the theme, you need to be thorough with the theme. So before we start with the competency questions, let's have a quick look at the important points of the chapter. So, broadly speaking, this chapter can be divided into four parts. The beginning, then you talk about how Antarctica is a part of history. Then you can see, the human impact of going to Antarctica. And then finally, there is a description of a walk on the ocean. ओके जो अब एंड ऑफ द अर्थ जिस जगह को मेंशन किया है दैट इज एंटार्क्टिका. अगेन बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ एंटार्क्टिका बिकॉज बीच में जो सी आता है उस पर बहुत बच्चों का ध्यान नहीं जाता है. अब एंटार्क्टिका क्या है? इट्स एन एक्सपांस ऑफ वाइट स्नो. इट्स अ वाइट लैंडस्केप. Along with in the background there's the blue horizon. It is vast and isolated, and there was a time when India and Antarctica were a part of the same landmass. एंटार्क्टिका में ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है इस टाइम पे. You can only see polar bears and seals over there. It is not conducive to life. वहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ फूड है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन जो होता है दैट इज द स्मॉल ग्रास which grows in the ocean, right? Up Antarctica actually belonged to Gondwana millions and millions years back. गोंडवाना में तब बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था. with the passage of time it broke up, and the different parts of गोंडवाना ये बहुत दूर दूर तक ड्रिफ्ट हो गए. जो हमारा इंडियन जो हिमालयन रेंज हमारी बनी है वो भी इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना. ये जाके एशियन रेंज से टकराई तब जाके हमारा हिमालयन रेंज बना. And at that time when Gondwana existed, at that time it was a warm climate. यहाँ पे फ्लोरा और फौना एग्जिस्ट करता था. और ये फ्लोरा एंड फौना जब कोल्ड क्लाइमेट जब लैंड मास अलग हुआ तो एंटार्क्टिका शिफ्टेड टुवर्ड्स द अदर साइड, राइट? और वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होने के कारण द फ्लोरा एंड फौना गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स, जो अब बर्फ के नीचे दे आर इन देयर प्रिस्टाइन कंडीशन. तो इसीलिए ना हमारे को बोला जाता है कि अंटार्कटिका से हमें पास्ट का पता चलता है. अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे, अ जर्नी टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो पास्ट का हमें वो फॉसिल्स के थ्रू पता चलता है. एंड वहाँ पे उस टाइम पे गोंडवाना में उस टाइम पे जब हम 500 मिलियन ईयर्स बैक की कहानी बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में नहीं थे. Humans have been on Earth for only the last 10,000 years. और 500 million years के साथ कंपेयर करें then it is just a millisecond on the geographical clock. अब एंटार्क्टिका की लाइफ कैसे है? देयर इज अ उबिटिकस साइलेंस. उबिटिकस साइलेंस मतलब कंप्लीट साइलेंस है, अनइंटरप्टेड साइलेंस है. वहाँ पे 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट रहती है. मतलब आपको समर की तरह वहाँ पे हल्की हल्की लाइट रहती है. ऑल्दो द सन इज नॉट वार्म इनफ टू मेल्ट द स्नो. जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन टू द माइटी वेल्स. आपको दोनों वैरायटी ऑफ लाइफ एंटार्क्टिका में दिखती है. and this has a huge physical and mental impact on the narrator, that is Tishani Doshi. अगर अब हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमंस ने जो अनमिटिगेटेड फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया है, अनमिटिगेटेड मतलब बिना रोक टोक के, दैट हैज कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग. एंड ग्लोबल वार्मिंग हैज कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट्स, द ब्रेकिंग ऑफ द आइस शेल्फ्स. तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन इम्पैक्ट के कारण हो रही हैं. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? ये एक रशियन प्रोग्राम है जो एक कनेडियन जॉफ ग्रीन ने शुरू किया था.
इनिशियली वो रिच मैन को लेकर जाता था, बट देन ही रियलाइज्ड that they were only taking, they were only coming from play for pleasure. They were not giving anything back to the environment. और एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जिसको जाके आपका योर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स हैज टू हैपन. तो जॉफ ग्रीन का भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट हुआ, एंड ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स टू एंटार्क्टिका, बिकॉज ही बिलीव दैट के स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स. अगर उनको लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी. दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट सच चेंजेस which will help in stopping global warming, controlling global warming, अफॉरेस्टेशन में मदद करेंगे, बिकॉज दे वर रेडी टू एब्जॉर्ब एंड लर्न. जो बड़े होते हैं ना वो रिजिड हो जाते हैं अपनी थॉट प्रोसेस में, बट जो बच्चे होते हैं, जो आप लोगों की उम्र है, इफ समथिंग जॉल्ट्स यू, देन यू आर विलिंग टू टेक अ स्टैंड एंड मेक अ चेंज. You are ready to absorb and learn if you want to. So that was the reason that he decided to switch over from the rich people to students. And then finally the chapter culminates with a walk on the ice. There is a point जिसके आगे शिप नहीं जा सकता है, बिकॉज फिर वो बर्फ के साथ टकरा जाएगा, और बर्फ वहाँ पे इतनी थिक होती है ओशन पे कि उस पर आराम से चला जा सकता है. नाउ दी स्टूडेंट्स, द शानी दोषी का जो ग्रुप था, they walked on 1 meter thick ice sheet, and it was a revelation. हर चीज वहां पे नजर आई कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. एंड एंटार्क्टिका में जाकर आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म आता है कि आपको वर्ल्ड को परफेक्ट बनाना है, बेहतर बनाना है. आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट होता है. सो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. Now, I've already told you that this is the beginning of the chapter जहाँ पे ये line है, and it's a very important line. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. Why is it the past? Because 90% of the Earth's total ice is stored over here, and its carbon records are trapped in Antarctica. जो कार्बन रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जितने भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़े हैं अर्थ के ऊपर, वो सारे अंटार्कटिका में रिकॉर्डेड हैं. जो ये आइस कोर्स हैं, दे हैव एनेबल्ड साइंटिस्ट मतलब उनकी मदद की है टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट क्लाइमेट चेंजेस स्पैनिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये आइस कोर्स ने साइंटिस्ट की मदद की है कि जो पास्ट में क्लाइमेट था, पास्ट का फ्लोरा फौना था, वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो का रिकॉर्ड करने में मदद किया है. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट द प्रेजेंट? बिकॉज हमें नज़र आता है जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो हमें मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, फॉलिंग ऑफ द आइस कैप्स, ब्रेकिंग ऑफ द आइस शीट्स, ये हर चीज़ नज़र आती है. और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट. इंसान जिस तरह से फॉसिल्स बर्न कर रहा है, इट इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है एंटार्कटिका से और बेहतर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता. एंड वाई इज इट द फ्यूचर? बिकॉज जो एंटार्कटिका में होगा वो फाइनली जो वर्ल्ड का फ्यूचर है उसको डिसाइड करेगा. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड फ्यूचर. इट इज़ अ वार्निंग टू द वर्ल्ड कि अगर एंटार्कटिका की आइस शीट्स मेल्ट हो गई पूरी तरह से, देन द एंटायर वर्ल्ड विल सबमर्ज इन वाटर. एंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि ओशन लेवल राइज हो जाएगा, causing great calamity to the world. Okay, with this understanding, let us now start with the competency based questions. How does the absence of human population in Antarctica make it significant in the climate change debate? क्वेश्चन का मतलब है कि अंटार्कटिका में ह्यूमन पॉपुलेशन तो है नहीं, तो फिर ये क्लाइमेट चेंज डिबेट के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्यों सिग्निफिकेंस रखता है? अब इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि ह्यूमन एब्सेंस है वहाँ पे. Therefore, it becomes an important reference point for understanding the effect of human activities on the environment. क्योंकि ह्यूमंस ही वहाँ पे नहीं है, तो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही हैं उसको हम वहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में, अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट में बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं.
और हमें उसका पोटेंशियल मतलब होने वाला इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज पे होगा, वो भी वहाँ पे नज़र आता है। वो जो रीजन है अंटार्कटिका, ये बहुत प्रिस्टाइन है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज नो ह्यूमन, आई मीन वेरी फ्यू, मतलब कुछ ही है वहाँ पे साइंटिस्ट जो रह रहे हैं। देर आर नो पीपल, जनरल मास ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर। तो वहाँ पे इतना ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना दूसरे एरियाज में हुआ है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत आसानी से नज़र आ जाते हैं। Okay, next question. The analogy of a time machine is an appropriate analogy for the role of carbon records in the study of climate change because. अब analogy का मतलब क्या होता है? A parallel comparison. अगर हम टाइम मशीन की एनालॉजी लेकर कार्बन रिकॉर्ड्स का रोल को कंपेयर करें, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे को क्लाइमेट चेंज के बारे में क्यों बता रही हैं? बिकॉज जैसे टाइम मशीन हमें पास्ट इवेंट्स को ऑब्जर्व करने का चांस देता है, वैसे ही कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो पास्ट क्लाइमेट कंडीशन का रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो पास्ट क्लाइमेट को स्टडी करते हैं बाय एनालाइजिंग द एयर बबल्स। जो आइस कोर्स के अंदर एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, वो एयर बबल्स को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें कार्बन रिकॉर्ड मिलता है। कितना उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड था, कितना ऑक्सीजन था, एटमॉस्फेयर किस तरह का था, ये सब पता चलता है। This study will provide a glimpse into the Earth's atmospheric conditions. वो कार्बन रिकॉर्ड जो होते हैं वो उस टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या था उसका हमें ग्लिम्स देता है, और हमें बताता है कि आइस कैसे बनी थी, which can help scientists to understand how the climate has been changing with time. समय के साथ हमारा क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव। बेटा जी, मैंने आपको 3 रीजंस दिए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो राइटिंग स्टाइल है वो फैक्चुअल है, वो इंफॉर्मेटिव है, इसमें कोई कहानी नहीं है। राइट? अगर हम थीम की बात करें तो थीम तो सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर में कि हमारे को हमारी एक्टिविटीज़ बदलनी पड़ेंगी, हमारा रहने का तरीका बदलना पड़ेगा, if we want if we want to leave a healthy planet for the future generations. अब राइटर ने ये स्टोरी, मतलब ये एक्सट्रैक्ट को इतना फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव क्यों रखा है, उसके 3 रीजंस हैं। आप कोई भी एक लिख सकते हो। बिकॉज उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव मैनर में डाला है। शी वॉन्ट्स द इम्पैक्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कोई कहानियाँ बीच में नहीं डाली हैं। सेकेंडली, उनका हम क्यों कह रहे हैं कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज उन्होंने थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। वो पर्सनल ओपिनियन या इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं। जब हम पर्सनल ओपिनियन या इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन इशू को क्लाउड कर देता है, इशू को धुंधला कर देता है। तो राइटर ये नहीं चाहती थी, so she has written in the third person point of view. Third reason is that the writer is using a logical structure to present her argument. उन्होंने कोई भी इलॉजिकल बातें नहीं की हैं, बड़ा लॉजिकली स्ट्रक्चर बनाकर अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया है। अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट शी इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटार्क्टिका बिकॉज इट इज इन इट्स प्रिस्टाइन कंडीशन। प्रिस्टाइन मतलब परफेक्ट कंडीशन। फिर वो मूव ऑन करते हैं टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइस कोर्स एंड द कार्बन रिकॉर्ड्स विच आर फाउंड देयर। अगर वो आइस कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कार्बन रिकॉर्ड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ें बताते हैं। तो शी हैज़ यूज्ड द लॉजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। The writer refers to educational opportunities as inspiring because. राइटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इंस्पायरिंग क्यों कह रहा है? तो इसका रीज़न है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
ये बच्चों को मोटिवेट करेंगी टू वर्क टुवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लैनेट। उनको अलाउ करेंगी टू ऑब्जर्व फर्स्ट हैंड कि हमारे को हमारे प्लैनेट को रिस्पेक्ट करना है, उसे नर्चर करना है rather than abusing it. Next question is, why does the writer refer to act as more important than absorb or learn? बेटे जब हम एब्जॉर्ब और लर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पैसिव लर्नर्स हैं। जब तक हम उस लर्निंग के ऊपर एक्ट अपॉन नहीं करेंगे हम तब तक एक्टिव लर्नर्स नहीं बनेंगे। अगर हमारे पास राइट नॉलेज होगा, इंक्लिनेशन होगा, तभी हम एक्ट कर सकते हैं। मतलब एब्जॉर्ब और लर्निंग में आपको नॉलेज मिलेगा, बट एक्टिंग के लिए आपको इंक्लिनेशन की ज़रूरत है। इंक्लिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज इज ओनली हाफ द जॉब डन। ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा जब तक ये नॉलेज को अप्लाई या इन प्रैक्टिस वी डू नॉट पुट इट इनटू प्रैक्टिस। मतलब हमारे एक्शंस के थ्रू हमारे को धरती के लिए, अर्थ के लिए एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट जस्ट बी पैसिव लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटार्क्टिका इज अ डोरवे टू द पास्ट, एक्सप्लेन। अब ये ऑलरेडी मैं रिवीजन में समझा चुकी हूँ। वहाँ पे एंटार्क्टिका हमारा पास्ट के लिए एक दरवाज़ा क्यों है? बिकॉज वहाँ पे आइस शीट्स हैं। ये जो आइस शीट्स हैं इन्होंने हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनको अपने आइस कोर्स में प्रिजर्व करके रखा है, संभाल के रखा है। ये आइस कोर्स, आइस शीट्स में एयर बबल्स हैं, केमिकल ट्रेसेस हैं जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो का मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सो देयरफॉर एंटार्क्टिका को डोरवे टू द पास्ट कंसिडर किया जाता है। Next question, why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? अब एंटार्क्टिका एक आइडियल डेस्टिनेशन है अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एंटार्क्टिका के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो कहीं और नहीं मिलते हैं, वो बड़े यूनिक हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उस कॉन्टिनेंट का प्रिस्टाइन और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट आइसोलेटेड है, वहाँ पे ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा प्रिस्टाइन है, परफेक्ट है, राइट। और इसीलिए वहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं ऑफ द पास्ट क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं वो सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं उसके आइस कोर्स और रॉक फॉर्मेशंस में रिकॉर्डेड है। जब हम एंटार्क्टिका को स्टडी करते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं अर्थ का क्लाइमेट, अर्थ की हिस्ट्री, उनको जितने भी पास्ट प्रेजेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना है, इन सब की मिस्ट्रीज को अनरावल कर सकते हैं। अनरावल करना मतलब मिस्ट्री को समझना, मिस्ट्री को सॉल्व करना, उसका मतलब उसके बारे में पता लगाना। मोर ओवर जो वो रीजन का एक्सट्रीम कंडीशन है वो हमें बताता है कि जो इकोसिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अडाप्ट करते हैं, वो कैसे एनवायरमेंटल शिफ्ट के लिए को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो एंटार्क्टिका का जो कंडीशन है वो हमें वैल्यूएबल नॉलेज देता है जिससे हम ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। अगर हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, सॉल्व करना है, तो हमें अंटार्कटिका की स्टडी करके बहुत नॉलेज मिल जाती है। The next question is, for the narrator, spending 2 weeks in Antarctica is a challenge not only for the body but also for the mind. Elaborate. अंटार्कटिका आइसोलेटेड क्यों है? उसका अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। एंटार्क्टिका में रहना सिर्फ माइंड के लिए नहीं बट बॉडी के लिए भी एक चैलेंज है। बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस आर चैलेंज। अब क्यों है ये फिजिकल और मेंटल चैलेंज क्यों है? उसका मेन रीज़न है कि बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम एंड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। इतनी वहाँ पे ठंड होती है कि खून जम जाता है, राइट।
so you can die. तो it's a challenge for the body. And because of its isolation, आपको दूर दूर तक कोई ह्यूमन मार्कर नहीं मिलता है. आप आप अकेले फील करते हो. ह्यूमन बींग्स आर नॉट आइलैंड्स, वी नीड द कंपनी ऑफ अदर्स, बट एंटार्क्टिका में देर इज कंप्लीट आइसोलेशन, सो इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर द माइंड. अब ये जो एक्सट्रीम और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, ये नरेटर की बॉडी को उसके लिमिट्स तक उसने पुश किया है विद द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, द हार्श विंड्स एंड द डिफिकल्ट टेरेन. वहाँ का टेरेन भी आसान नहीं है चलना. मोर ओवर, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे वास्ट एम्प्टीनेस है, देयर इज अ डेजोलेशन इन द लैंडस्केप. तो ये हमारे माइंड के ऊपर एक टॉल लेता है और हमारे अंदर फीलिंग्स इवोक करता है ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन. एंटार्क्टिका इतना वास्ट है, इतना ह्यूज है कि हमें हमारा ही एग्जिस्टेंस ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड दिस लीड्स अस टू इंट्रोस्पेक्शन. हमारे एक्शंस, हमारे जो भी बातें हैं, अगर हम इस चैप्टर को कीपिंग क्वाइट के साथ वी कैन ड्रॉ पैरेलल, फिशरमैन हार्मिंग द वेल्स. तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम जो एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो हेल्पफुल होगा, या वो बहुत डेंजरस होगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट होती हैं. यहाँ पे बिकॉज कोई फेमिलियर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, देयर इज एन एब्सेंस. और जो वहाँ पे ओवरवेलमिंग साइलेंस है, जब इंसान नहीं है तो साइलेंस है. अगेन यू कैन को रिलेटेड टू कीपिंग क्वाइट. ये एक सेंस ऑफ आइसोलेशन क्रिएट करता है, इंट्रोस्पेक्टिव कॉन्टेम्पलेशन होता है, और इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ये एक मेंटल चैलेंज भी बन जाता है. Next question, based on the chapter, elucidate any three consequences that global warming will have on Antarctica. मतलब हमने जो चैप्टर पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, कौन से थ्री कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिजल्ट होंगे जो एंटार्क्टिका में नजर आएंगे. तो उसका आपसे फर्स्ट विल बी मेल्टिंग आइस शीट्स. मैंने आपकी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है. प्लीज़ एग्जाम्स में पॉइंट्स में मत लिखना, आपके मार्क्स कट जाएंगे. इंग्लिश इज़ नॉट साइंस, इंग्लिश इज़ नॉट सोशल साइंस. आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप 1 2 3 नहीं दे सकते. ओके. फर्स्ट है, वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो मेल्टिंग आइस शीट्स होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स जो एंटार्क्टिका में है वो सब मेल्ट हो जाएंगे. इससे क्या होगा, सी लेवल ग्लोबली बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कोस्टल एरियाज और लो लाइंग आइलैंड्स जो हैं दे विल बी थ्रेटेंड ऑफ बीइंग सबमर्ज्ड इन ओशन वाटर. सेकेंड इसका इफेक्ट होएगा डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब है कि जो हमारे स्पीसीज हैं, फाइटोप्लैंक्टन है जो सबसे माइक्रोस्कोपिक है, और जो माइटी वेल है, पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, krill हैं, ये सारे वेरियस स्पीसीज हैं जो क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं फूड चेन के. अगर एंटार्क्टिका में इकोसिस्टम में अफेक्ट आया तो ये पूरा फूड चेन अफेक्ट हो जाएगा. इसमें से बड़े स्पीसीज हैं. अब फाइटोप्लैंक्टन में अगर सॉल्ट वाटर, जैसे ओशन इज सॉल्ट वाटर, अगर उसमें एंटार्क्टिका फ्रेश वाटर ऐड हो गया तो उसकी सॉलिनिटी डिक्लाइन होगी, जिससे फाइटोप्लैंक्टन पे असर पड़ेगा. Phytoplankton is a source of food for the other creatures in the ocean near Antarctica. तो वो एक एक करके हर स्पीसीज के ऊपर असर पड़ेगा. थर्ड इज शिफ्ट इन द ओशन करंट. जब गोंडवाना से एंटार्क्टिका बना तब हमारा जो ओशन करंट है वो चेंज हुआ, जिसके कारण एंटार्क्टिका बिकेम अ कोल्ड प्लैनेट. अदरवाइज गोंडवाना वाज अ वार्म प्लैनेट. तो अगर अब एंटार्क्टिका का आइस मेल्ट होगा तो अगेन ओशन करंट्स ऑल्टर करेंगे. ओशन करंट्स में चेंज आया तो हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है वो अफेक्ट हो जाएगा. इसमें हमारे वेदर पैटर्न में वेरिएशन आएगा, हमारे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल्टरेशन आ जाएगा, और कई जगहों पे इन द वर्ल्ड देर आर गोइंग टू बी इंटेंस स्टॉर्म्स. तूफान आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी वेरी harmful for humans, for all living creatures. Next question, Antarctica is unlike any other place on earth. Justify the statement.
अब एंटार्क्टिका बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जिसके कारण वो अर्थ के किसी भी जगह के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। पहले जो एंटार्क्टिका का डिस्क्रिप्शन बुक में दिया गया है, इट इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे कोल्ड, सबसे ड्राई और सबसे ज्यादा जहाँ पे विंड चलती है वो है एंटार्क्टिका में। अब जो वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है, पूरे साल का टेम्परेचर होता है, इट इज फार बिलो द फ्रीजिंग एंड द एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे का टेम्परेचर होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट कैन नॉट रिजेंबल एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ। सेकेंड रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट। वहाँ पे कंप्लीट आइसोलेशन है और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। therefore it is a remote continent। उसमें vast expanse of uninhabited land है, huge stretches of uninhabited land है। uninhabited land मतलब जहाँ पे कोई बंदा, कोई प्राणी नहीं रह सकता। एंड देर इज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। जो वहाँ पे लोग भी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं एंड देन दे रिटर्न। तो वहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। The last reason is that Antarctica is boasting a unique wildlife। यूनिक वाइल्ड लाइफ मतलब जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द अर्थ में नहीं है, लाइक पेंगुइन्स, सील्स एंड सी बर्ड्स। दीज क्रीचर्स हैव adapted to survive in the extreme environment। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, बट ये क्रीचर्स ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि अब वो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के साथ जी सकते हैं। दीज आर द रीजंस जो हम कहते हैं कि जो एंटार्क्टिका है इज अ ट्रूली अनपैरेलल्ड एंड रिमार्केबल प्लेस ऑन आवर प्लैनेट। अनपैरेलल्ड मतलब इसकी कंपैरिजन में और कोई भी जगह नहीं है। The next question is, what are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? Again मैंने आपको रिवीजन में बताया है जॉफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स को क्यों इंक्लूड किया इस एक्सपीडिशन में। उसके रीजंस हैं कि अगर इन बच्चों को अर्ली एक्सपोजर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तो इस अर्ली एक्सपोजर और एजुकेशन के पास पावर है कि ये यंग माइंड्स को शेप कर सकें, इनको इन्फॉर्म्ड ग्लोबल सिटीजन्स बना सकें। दिस इंफॉर्मेशन विल क्रिएट इन्फॉर्म्ड ग्लोबल सिटीजन्स जो कुछ करने की चाह रखेंगे। इन बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द पोलार रीजन अगर दिया जाएगा तो फिर इनके पास एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द नीड, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग अर्जेंट एक्शन। क्यों हम इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते, क्यों हमें आज एक्ट करना है इन ऑर्डर टू सेव द फ्यूचर। अब सेकेंड रीजन जॉफ ग्रीन ने स्टेट किया है इज दैट ही रिकग्नाइजेस दैट दीज पीपल, दीज यंग जनरेशन आर द फ्यूचर लीडर्स। ये इन्होंने आगे चल के हमारे लीडर्स बनना है, पॉलिटिशियंस बनना है, इन्होंने कंट्री को लीड करना है और डिसीजन लेने हैं। दे विल बी द फ्यूचर डिसीजन मेकर्स जिनको, जो अर्थ को इनहेरिट कर रहे हैं। अगर हम इनको एक्सपीडिशन में इन्वॉल्व करेंगे तो हम इनको एम्पावर करेंगे, इंस्पायर करेंगे टू बिकम एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। इसका मतलब है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के फर्स्ट प्रोटेक्टर्स बनने के लिए ये बहुत अच्छे से लोगों से आर्ग्यू कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एन एडवोकेट। इससे क्या होगा कि दे विल ड्राइव होम पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटीज़। वो कम्युनिटीज़ को चेंज करने के लिए पॉजिटिवली इनकरेज करेंगे। एंड टू गो बियॉन्ड का मतलब है सिर्फ इनकरेज नहीं करना बट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू हेल्प इन द to help in fostering a healthy environment. The next question is, Students on Ice is a program that prepares global citizens discuss। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है ये ग्लोबल सिटीजन्स को प्रिपेयर करता है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल सिटीजन्स? Citizens not of a country, citizens not working for the betterment of one country,
but citizens who are working for the betterment of the entire world. अब ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अब क्या है, हाउ इज इट प्रिपेयरिंग ग्लोबल सिटीजन्स? उनको वो एजुकेशनल एक्सपीडिशन के थ्रू एक्सपीरियंस दे रहा है ऑफ द पोलर रीजन। अब यहाँ जाके स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है टू लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, टू लर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड टू अंडरस्टैंड थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि हमारे कल्चर में किस तरह के हम practices follow करते हैं which is harming the environment. It is to create cultural understanding through first hand experiences. अब यहाँ पे यहीं पे क्यों? Why the Antarctica? Because the Antarctica has a unique and at the same time a very fragile ecosystem. फ्रेजाइल इकोसिस्टम है मतलब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बड़ी फ्रेजाइल है, ज़रा सा चेंज होगा इकोसिस्टम में, सॉरी एनवायरनमेंट में, ओशन वाटर में, तो ये पूरा का पूरा जो फाइटोप्लैंक्टन है इट कैन डाई। तो इसीलिए एंटार्क्टिका बहुत इम्पॉर्टेंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। अब इस प्रोग्राम का एम क्या है कि यंग इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करना और एम्पावर करना, किस चीज़ के लिए? टू बिकम इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड ग्लोबल सिटीजन्स। इन्फॉर्म्ड जिनके पास नॉलेज है, एंगेज जो एक्टिवली उस पर वर्क करेंगे। उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉस्टर होगी विद आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, sense of responsibility towards the planet, towards the earth. Next question है, to identify Tishani Doshi's writing style in Journey to the End of the Earth, and we have to state two aspects that characterize it using examples from the text. उनका writing style क्या है और उसका एविडेंस क्या है, हम इस राइटिंग स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको हमने टेक्स्ट में से एग्जाम्पल्स निकाल कर प्रूव करना है। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट शी इज यूजिंग अ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब होता है कि शी इज यूजिंग फैक्चुअल डिटेल्स इन हर राइटिंग। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि फैक्चुअल डिटेल्स हैं? बिकॉज शी इज पेइंग क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द वेसल, वेसल मतलब शिप जिसमें वो गए हैं, कितने घंटे लगे हैं अंटार्कटिका पहुंचने में, कितने टाइम जोन्स को हमने कितने टाइम जोन्स को हमने क्रॉस किया है इन ऑर्डर टू रीच अंटार्कटिका, कितने हमारे को चेक पॉइंट्स के थ्रू, चेक पॉइंट्स होता है जब आप एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाते हो तो इवन मतलब यू हैव टू फेस चेक पॉइंट्स, तो वो कितने चेक पॉइंट्स का हमें फेस करना पड़ा है। फिर वो अपने इस राइट अप में जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी यूज़ करते हैं अपने नरेटिव को बिल्ड अप करने के लिए। उन्होंने अपनी राइटिंग को 3 कोहेरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर एक पार्ट का एक इंडिविजुअल हेडिंग है विच इज गिविंग अस क्लैरिटी ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि उनके डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में देर आर फैक्चुअल डिटेल्स इंक्लूडेड। अब डिस्क्रिप्टिव स्टाइल जो है ये कई जगहों पे आंसर्स में आता है, तो आप ये वाले आंसर को दूसरे चैप्टर्स के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो। जब हम फैक्चुअल डिटेल की बात करते हैं तब वो डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो कौन से फैक्चुअल डिटेल्स हैं आप वो लिख के अपने आंसर को लिख सकते हो इवन इफ इट इज फ्रॉम सम अदर चैप्टर। सेकेंडली हम क्यों उनका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल कह रहे हैं? बिकॉज शी हैज़ यूज्ड विविड वर्ड पिक्चर्स। विविड वर्ड पिक्चर्स का मतलब होता है एडजेक्टिव्स यूज करके उन्होंने मेंटल इमेजरी क्रिएट किया है, विजुअल इमेजरी क्रिएट किया है टू डिस्क्राइब द आइस क्लैड एंटार्क्टिका। जब वो बोलते हैं स्टार्क वाइटनेस एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ स्टार्क वाइटनेस, तो रीडर को एक इमेज उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। देन शी इज यूजिंग सिमिलीज टू ब्रिंग द एक्सपीरियंस टू लाइफ। जब वो कहते हैं कि अंटार्कटिका पे चलना इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, तो उन्होंने लिटरेरी डिवाइस सिमिली का यूज किया है टू गिव अस एन एक्सपीरियंस, एन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन अंटार्कटिका। इसीलिए हम उनकी स्टाइल को डिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं। Another very important line in this chapter is
take care of the small things and the big things will take care of themselves. अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो बड़ी-बड़ी बातें तो अपने आप ही उनके दे विल बी सॉर्टेड. उनका एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट? इस स्टेटमेंट को हम एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसका सिग्निफिकेंस, उसका रेलेवेंस कैसे बता सकते हैं? अब आपको समझना ये है कि जब हम फाइटोप्लैंक्टन की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट क्या करता है? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एंटार्क्टिका फूड चेन, राइट? वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में. वाई? बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी. फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट को लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूज करते हुए वो इन चीज़ों को एनर्जी बना रहा है. फाइटोप्लैंक्टन का अब क्या होता है? जो छोटी मछलियां हैं वो फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं, जो उससे बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खाते हैं, एंड देन द ह्यूज फिश दे ईट द बिग फिश. तो अल्टीमेटली फूड सोर्स क्या हुआ? फाइटोप्लैंक्टन हुआ. Phytoplankton nourish the small fish nourish the big fish, which ultimately nourish the biggest fish. So they are supporting the entire marine food web. This is the food web of the marine life. Marine जब हम ओशन की बात करें तो पूरा उसका जो फूड वेब है उसको फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट कर रहा है. अब जब हम टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स की बात करते हैं, अब स्मॉल थिंग्स में क्या आ जाएगा? प्रिजर्विंग द वाटर क्वालिटी, रिड्यूसिंग पोल्यूशन. पोल्यूशन नहीं होएगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होएगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होएगी तो मेल्टिंग आइस शीट्स नहीं होंगी, मेल्टिंग आइस शीट्स नहीं होंगी तो सॉलिनिटी ऑफ द ओशन नहीं कम होगा और उससे फाइटोप्लैंक्टन अफेक्ट नहीं होगा. तो हम अगर वाटर क्वालिटी और पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, पोल्यूशन को रिड्यूस करें, तो हम फाइटोप्लैंक्टन का जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, उसका वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं. इससे क्या होगा? जो इकोसिस्टम का डेलिकेट बैलेंस है एंटार्क्टिका में वो मेंटेन रहेगा, राइट? जब एक फाइटोप्लैंक्टन एक वाइटल फूड सोर्स है फॉर krill. krill इज फाउंड इन एंटार्क्टिका और इसको हायर ट्रॉफिक लेवल्स जैसे पेंगुइन, सील और व्हेल कंज्यूम करते हैं. तो वो पूरा फूड वेब जो है वो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे जैसे पोल्यूशन को या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, तो क्या होगा? ये इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ जो है, फूड वेब जो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे. इनका वी विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और हम इनकी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे. इनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करने से, इनकी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करने से हम ओवरऑल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटार्क्टिका एनवायरनमेंट इंश्योर कर रहे हैं. इसीलिए कहा गया है कि अगर हम छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी. दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. The next question is, the author of Journey to the End of the Earth is Tishani Doshi, who is now a famous poet and dancer. As the narrator write a speech discussing the impact of the Students on Ice program on your life and writing, you may begin this way. Dear audience members, I did not simply take to writing. Many experiences of my life forced me to pick up the pen. अगर अब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें तो हमारे को सिर्फ इतना बोला गया है कि तिशानी जोशी इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, बट अब उनका जो प्रोफेशन है, शी इज़ अ फेमस पोएट एंड डांसर. अब उनके फेमस पोएट एंड डांसर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन टू द चैप्टर नहीं है, बट शी इज़ द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और आपको ये चैप्टर को यूज़ करना है to discuss the impact of Students on Ice program on your life and writing. तिशानी दोषी के एक्सपीरियंस को यूज़ करके वो एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बनाकर लिखना है. मतलब आपने बताना है कि अगर हम एंटार्क्टिका को विजिट करते हैं
तो इंसान को अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चलता है। अब इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? आप सिंपली लिखोगे दैट एंटार्क्टिका जाके इट वाज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। जो स्टूडेंट्स ऑन आइस का प्रोग्राम था, इट हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, और दिस वाज़ एन इनक्रेडिबल जर्नी व्हिच अफेक्टेड बोथ योर लाइफ एंड योर राइटिंग स्टाइल। अब जब आप एंटार्क्टिका में जा रहे थे तो आपको नहीं पता था क्या होने वाला है। उसके वास्ट आइसी लैंडस्केप्स, उसकी एथेरियल ब्यूटी ऑफ द पोलर रीजन्स, उसका प्रोफाउंड साइलेंस, उसने क्या किया? इट अवेकन्ड समथिंग इनसाइड यू। ऐसे लगता है जैसे नेचर जो है, वहाँ का वातावरण जो है, दैट इज विस्परिंग इट्स स्टोरीज। वो आपको खुद कहानियां बता रहा है, आपको अर्ज कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि उन कहानियों को आप आवाज दो। अब ये प्रोग्राम ने क्या किया? आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डीपन किया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट। और इसने आपको ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया टू द डाइवर्स कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स। हमारे यू नो व्हेन शी इंटर व्हेन आपने अपने एक्सपीरियंस बनाना है तिशानी दोषी का, तो आप कहोगे जब मैंने इंटरैक्ट किया साइंटिस्ट के साथ, एक्सप्लोरर्स के साथ, फेलो स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक के पास एक अपनी यूनिक कहानी थी। हम इसीलिए कहते हैं कि डाइवर्स कल्चर्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये एनकाउंटर्स ने, ये कहानियों ने क्या किया? इट इग्नाइटेड अ फ्लेम ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी के फ्लेम को इग्नाइट किया। मुझे फोर्स किया टू एक्सप्लोर एंड कम्युनिकेट द इंट्रिकेसीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू माय राइटिंग। अब स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम ने और क्या किया? इट इंस्टिल्ड अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ग्लोबल सिटीजन। बेटा, हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, वही सारी बातें इंक्लूड करनी है। हमें समझ में आया, मुझे समझ में आया कि स्टोरी टेलिंग की पावर क्या है, पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, हम वर्ड से कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। जब हम एंटार्क्टिका की रॉ ब्यूटी को देखते हैं तो हमारे अंदर एक अर्जेंट नीड आता है उसको प्रोटेक्ट करना, एंड दिस नीड बिकेम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड माय वर्ड्स। अब मैं अपनी राइटिंग के थ्रू क्या करना चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू स्ट्राइव टू कैप्चर द फ्रेजिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मैं अपनी राइटिंग के थ्रू उस अपनी जो एनवायरनमेंट की फ्रेजिलिटी है, नाजुकपन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका रेजिलियंस टू स्टैंड अगेन एंड अगेन, इतने चेंजेस के बाद वो फिर भी खड़ा होता है। हम लिविंग बीइंग सब अलग आइसोलेटेड नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड हैं, और दूसरों को इंस्पायर करना टू टेक एक्शन। अब ये मेरी राइटिंग का मकसद है। जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, दैट वाज अ कैटलिस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन माय राइटिंग। कैटलिस्ट क्या होता है? जो खुद चेंज नहीं होता है बट दूसरों में चेंज लाता है। वैसे ही ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ है, बट जो इसमें जाते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। और इसी चेंज ने मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज शेप किया है, और मेरे अंदर एक पैशन इग्नाइट किया है टू एडवोकेट फॉर आवर प्लैनेट। तो इस तरह से आप लिखकर फिर फाइनली आप कंक्लूड कर दोगे कि ये इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड था, इमेजरेबल था। उसने हमारी आंखें खोल दी हैं टू द अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट अर्थ, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपने होराइजन्स को ब्रॉडन करना थ्रू डिफरेंट कल्चरल एक्सचेंजेस, टू रेज अवेयरनेस अराउंड द वर्ल्ड। मैं इस एक्सपीरियंस के लिए बड़ी ग्रेटफुल हूँ, एंड दैट हैज़ मेड मी अ राइटर who is advocating for the betterment of the earth. And then finally, you will end with thank you. Next question is, imagine an interview where Green is asked to explain more about his work and why he decided to initiate program for students. Keeping both Green's and the interviewer's perspective in mind, pen down this interview. अब आपने इमेजिन करना है एक इंटरव्यू जहाँ पे ग्रीन को बोला जा रहा है कि उसको अपने वर्क को एक्सप्लेन करना है, और उसने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम क्यों इनिशिएट किया। अब इस राइट अप में, इस इंटरव्यू में आपको ग्रीन का माइंड, पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड, एंड इंटरव्यू का जो इंटरव्यूअर है उसका पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू बनाना है।
सो हाउ डू वी राइट एन इंटरव्यू और अ डायलॉग? तो सेम होता है, जो भी नाम है या जो भी पोजीशन है वो लिखकर कॉलन डालना, राइट? और आपने कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी है, यू इमीडिएटली गेट ऑन टू द टॉपिक। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है कि आपके वर्क ने आप मतलब आप अपने वर्क के बारे में और बताइए, और आपको क्यों आपने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया फॉर स्टूडेंट्स, आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, उसके बारे में बताइए। तो अब ग्रीन क्या आंसर करेगा कि मेरा जो ये प्रोग्राम है ये बच्चों को उसका एम है टू इंस्पायर and educate the next generation of global citizens. Global citizens को educate करना, inspire करना, why? Because they are the future policy makers. अगर हम इनको inspire करेंगे तो environmental stewardship create होगा। अब ये उनका वर्क क्या है? टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्सपीडिशंस टू द पोलर रीजन्स, और इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा? दे विल बी गेटिंग अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पहले तो इंटरव्यूअर इस बात को बोलेगा, यस दिस साउंड्स फैसिनेटिंग। देन द सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट लेड यू टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम? तो ग्रीन बोलेगा कि थ्रू आउट माई करियर एज अ साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर, मैंने फर्स्ट हैंड देखा था व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग इन द पोलर रीजन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब इसके कारण मेरे अंदर कंसर्न पैदा हुआ कि जो यंग जनरेशन है जो इस अर्थ को इनहेरिट करेगी, ये वॉइस कोई सुन नहीं रहा था। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली एंगेज कर सकूँ, किस चीज़ के साथ? विद द एनवायरनमेंट, एंड दे शुड बी एबल टू लर्न अबाउट द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन। तो इंटरव्यू का आगे होगा कि ये एक्सपीडिशन स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करेगा। तो ग्रीन क्या जवाब देगा कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए टू विटनेस द ब्यूटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ दीज रीजन्स। अंटार्कटिका तो सुंदर तो बहुत है, बट एट द सेम टाइम इट इज फ्रेजाइल, इट इज वल्नरेबल। वहाँ पे इमीडिएट चेंज नज़र आता है, राइट? अगर वो मतलब उन जब बच्चे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उनके पास साथ क्या होगा? दे विल गेन वैल्यूएबल नॉलेज। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डाइवर्स होगा, रिजिड नहीं होएगा, बट वो दूसरों की बातें समझेंगे। जब हम इन बच्चों को लीडिंग साइंटिस्ट मतलब जब हम इनको एनवायरनमेंट में इमर्स करेंगे, तो स्टूडेंट्स विल डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द प्लैनेट। कोई भी अर्थ में आइसोलेशन में नहीं जी सकता, सब इंटरकनेक्टेड है। एंड ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी से इम्पैक्ट होती है। तो जब उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा तो वो एम्पावर होंगे, इन्फॉर्म ग्लोबल सिटीजन्स होंगे, एंड दे विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। तो अब इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप कोई सक्सेस स्टोरीज बता सकते हो, कोई नोटेबल इम्पैक्ट बता सकते हो ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम। तो ग्रीन फिर अपना बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा कि बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमारी जो एलुमनाई है, जो मतलब स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के पास्ट, मतलब जो ऑलरेडी ये प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर परस्यूइंग करियर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, policy and activism. They have become the advocates for sustainability in their communities. मतलब उन्होंने ऐसा करियर चूज किया है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। उन दे हैव बिकम एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को की बेहतरी बताते हैं, इम्पोर्टेंस बताते हैं, लोगों का माइंडसेट बदलने में कोशिश करते हैं। एंड दे आर ड्राइविंग अ चेंज एट बोथ द लोकल एंड द ग्लोबल लेवल। वो सिर्फ लोकल लेवल पे चेंज नहीं ला रहे हैं, बट ग्लोबल लेवल पे चेंज ला रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पैक्टफुल है, बिकॉज ये बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू बिकम द वॉइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट। अब लास्ट सवाल होगा कि आपकी उम्मीद क्या है? व्हाट डू यू होप फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो इसमें ग्रीन बताएगा कि मुझे मेरी रीच को एक्सपैंड करना है,
ज़्यादा बच्चों को लेकर जाना है एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। हम जब एक ग्लोबल नेटवर्क बनाएँगे ऑफ पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट, तो ये इंडिविजुअल होंगे जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर आएँगे। दे विल एम्पावर यंग पीपल थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, और इसकी हमारी प्लैनेट की वेल-बीइंग पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। एंड विद दिस यू कैन एंड द इंटरव्यू। The next question is, imagine you are the narrator writing to your parents back home, telling them about your experience in Antarctica and how it is similar to that back at home in some different ways. अब लेटर है तो लेटर का फॉर्मेट आएगा दैट इज यू हैव टू टॉक अबाउट द सेंडर्स एड्रेस। अंटार्कटिका ही आएगा एड्रेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, कोई पोस्टल नहीं है, तो आप सिर्फ अंटार्कटिका लिखोगे। यू राइट द डेट एंड यू स्टार्ट राइटिंग टू योर मदर दैट डियर मॉम, इट इज़ सो डिफरेंट हियर, आई कांट पोस्ट दिस लेटर बट आई राइट टू कैप्चर दिस अमेजिंग मोमेंट्स आई एम स्पेंडिंग हियर। फिर आपने अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है एंड यू एंड विद लव। अब जो आपको क्वेश्चन में क्यों मिला है, आपने अंटार्कटिका के बारे में बताना है। अब अंटार्कटिका कैसा है? अंटार्कटिका जो है, इट इज़ completely like another world. Why? Because it is pristine, untouched, the wilderness is untouched, and this fills you with awe. ओ का मतलब होता है वंडरमेंट। अब आप दूर दूर तक क्या देख सकते हो? द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ आइस एंड स्नो स्ट्रेच एज फार एज द आई कैन सी। जहाँ तक दिखता है वो बस स्नो एंड आइस ही है। और ये क्या करता है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड ग्रैंडियर। आइसोलेशन मतलब अकेले होने का एहसास, एंड ग्रैंडियर मतलब एक अंदर फीलिंग ऑफ ओ आता है अबाउट इट्स वास्टनेस, इट्स ग्रैंडनेस। ऐसे लगता है जैसे टाइम जो है यहाँ पे रुक गया है, इट इज स्टैंडिंग स्टिल। और जो यहाँ का साइलेंस है दैट इज ओवरवेलमिंग येट कंफर्टिंग। ओवरवेलमिंग मतलब आप एक बार तो आप एकदम चकाचौंध हो जाते हो साइलेंस से, बट एट द सेम टाइम शोर शराबे से दूर रहना इट्स ऑल्सो कंफर्टिंग। अब इस रिमोट प्लेस में क्या होता है? यू फील कनेक्टेड टू नेचर, और इस तरह से एज इफ यू हैव नेवर बीन कनेक्टेड बिफोर। At this point, you compare it to the situation at home, you find some similarities, जैसे the resilient wildlife जो उस extreme condition में survive करती है, that is reminding you of the tenacity of the animals at home। जो आपके अपने घर के मतलब आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो कितने टेनाशियस हैं, वो कितने रेजिलिएंट हैं। जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट से अडैप्ट किया है, पोल्यूशन से अडैप्ट किया है, उसी तरह से जो वहाँ पे पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, दे हैव अडैप्टेड टू द हार्श टेरेन। दे हैव फाउंड वेज टू थ्राइव डिस्पाइट द चैलेंजेस। थ्राइव मतलब ग्रो करना, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दे आर ग्रोइंग। Moreover, the camaraderie between the fellow explorers and scientists. Camaraderie matlab a feeling of comrades, a feeling of companionship, a feeling of gelling with each other. एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से सीखना सिखाना। तो ये जो फीलिंग है फेलो एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट में इस एक्सपीडिशन में, ये एक कम्युनिटी का सेंस देती है। द सेम वे कि घर पे जो हमारे को कम्युनिटीज हमें सिक्योरिटी देती है, कंपेनियनशिप देती है, तो वैसे ही हम ये फेलो एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, कम्युनिटी का फीलिंग आता है। अब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, बट ऑल ऑफ अस आर यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड लव फॉर द प्लैनेट, बाय अ डिजायर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट इट। So Antarctica has been nothing like I have ever experienced before. At the same time, it is reminding me of the importance of preserving it like our home and appreciating the beauty that surrounds us, appreciating the beauty that surrounds us. और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये कॉन्टिनेंट विटनेस करने का मौका मिला। एंड मुझे समझ में आता है कि ऑल ऑफ अस आर इंटरकनेक्टेड। घर हो चाहे यहाँ पे हो, तो सिमिलैरिटीज बहुत है। एंड देन यू एंड विद योर नेम और वट एवर नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन।
Next question. On returning home, Tishani Doshi writes her thoughts reflecting on how her decision to enroll for the Students on Ice program has been the single most important decision of her life that has completely transformed her. Imagine yourself to be Tishani and express these thoughts. You may begin like this. I can't thank my stars enough for having cashed in on the opportunity of dash. अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एज तिशानी दोषी आपने लिखना है कि ये जो स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम है इसने आपकी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। आपने अपने थॉट्स लिखने हैं, राइट। और ये मतलब ये जो है उसका आपको क्यू भी इन्होंने दिया हुआ है, सो यू नीड टू यूज दैट क्यू। अब आपको कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं इस आंसर में? यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस विच वाज completely different than any other. Why? You visited a landscape that is not inhabited by humans and therefore it is relatively pristine. फिर आपको बताना है कि यहाँ पे आपको समझ में आया how Antarctica is the Earth's past, present and the future. फिर आपको you got you this experience made you delve deep into the threat which is faced by the environment. Environment को क्या threaten कर रहा है उसकी आपको deeper understanding हुई और आपको समझ में आया कि human activities और earth कैसे interconnected हैं, what will happen. फिर आपको ये भी समझ में आया कि छोटे-छोटे चेंजेस जो होते हैं दे कैन ब्रिंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और इसीलिए हमारे को छोटी बातों का ध्यान रखना है। थर्ड, नेक्स्ट यू विल से दैट इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। आपको समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज इंटरलिंक्ड and therefore this trip was a had a life changing impact on you. Okay, next question. How would a student's learning experience be enhanced in the Students on Ice program as compared to studying only in a classroom? Analyze any one point. मैंने आपके लिए 2 points include किए हैं। अगर ये 2 mark का question आया, then please write both the points. तो वहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि Students on Ice program is a better learning experience as compared to studying in a classroom? तो इसका आंसर है कि जब हम कुछ देखते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारे को उसके एक्चुअल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एनवायरनमेंट में नज़र आता है, हम उसको फर्स्ट हैंड देख पाते हैं, तो दैट इज़ ऑलवेज़ अ बेटर एक्सपीरियंस देन जस्ट रीडिंग अबाउट इट। वो हमारे को मोटिवेट करेगा टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। देन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अनयूजुअल प्लेस लाइक अंटार्कटिका, जिससे इंफॉर्मेशन और लर्निंग जो होगी वो मेमोरेबल बनेगी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा एंड वी कैन बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। बेटा जी, जो क्लासरूम लर्निंग होती है ना वो बड़ी पैसिव लर्निंग होती है, वो इम्पैक्टफुल नहीं होती है, बट जब आप फर्स्ट हैंड कोई भी चीज़ देखते हो तो इट कॉजेज अ ग्रेटर इम्पैक्ट। इसीलिए एंटार्क्टिका जाकर पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तिशानी दोषी अपने इस चैप्टर में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ शेयर करते हैं दैट द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ऑन द शोकाल्स्की एम्स टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम का एम है कि जो हाई स्कूल बड़े क्लास के बच्चे हैं उनको एंड्स ऑफ द वर्ल्ड लेके जाया जाए एंड टू प्रोवाइड देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज which will help them foster a new understanding and respect for our planet. उनको ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना जिससे उनके अंदर डेवलप होगा न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्लैनेट एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट। नाउ अब करना क्या है? अब इस क्यू के साथ आपको करना ये है कि यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम और आपने एक स्पीच बनाना है फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक स्पीच को ड्राफ्ट करना है फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द काइंड्स ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज and how they are helping you contribute to fostering a new understanding. आप इस तरह से शुरू कर सकते हो। Greetings one and all. I stand before you today not just as a student but as a proud participant of the Students on Ice program, an expedition that has been a transformative journey towards a profound understanding and respect for our planet.
मतलब आपने क्यू को ही यूज़ किया है टू स्टार्ट योर स्पीच। अब इसमें आपने लिखना क्या है कि किस तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से आपको हेल्प करती हैं टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान, और फाइनली आपको एंड करना है विद अ थैंक यू। So to understand this answer better, मैंने इसको two parts में divide किया है. The first part is educational opportunities and the second part will be fostering and understanding. अब educational opportunities में क्या आएगा? That you witness the grandeur of glaciers to understanding the delicate balance of polar ecosystems. आपने दोनों चीज़ें देखी समझी, आपको डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स पहले वाले आंसर्स में बताया है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या करती हैं? दे एक्सटेंड बियॉन्ड द साइंटिफिक रेल्म। साइंस ने जो हमारे लिए रियलिटी क्रिएट की है, उससे ज़्यादा गहरी, ज़्यादा बियॉन्ड जाती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक अस अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। ये हमारे को हमारे एनवायरनमेंट का इंटरकनेक्टेडनेस, हमारे सोशल और इकोनॉमिक फैसेट्स का इंटरकनेक्टेडनेस, इन सब के अंदर डेल्व करने के लिए, डेल्व का मतलब है गहराई से समझना, हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ का ये जो प्रोग्राम के बेनिफिट होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स जो स्कूल में चलता है कि आप लर्न करो और एग्जाम्स में उसको आप लिख दो, बट यहाँ पे मेमोराइजिंग के बियॉन्ड जाके अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेब है, ये जो फूड वेब है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये पूरा का पूरा जो लाइफ ऑन द प्लैनेट है उसको सस्टेन करता है। आपको इंसाइट मिलती है इनटू द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। हम जब पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को ना तो विजुलाइज कर पाते हैं, ना ही वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है, पर जब हम अपने सामने देखते हैं कि आइस शीट्स टूट के गिर रही हैं, तो वो हमारे को उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स होते हैं वो दे आर नॉट टैंजिबल साइंस। हमारा प्लैनेट एक फ्लक्स में है, एक चेंज में है, उसके साथ बहुत विविड चेंजेस आ रहे हैं, बट जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है वो इतना टैंजिबल नहीं होता, इतना ऑब्वियस नहीं होता है। अब जब हम फॉस्टरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको वो मेल्टिंग आइस शीट्स, वो शिफ्टिंग लैंडस्केप्स सब नज़र आ रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है आपका आपके कमिटमेंट को फ्यूल करता है, उसको प्रोपेल करता है टू बिकमिंग एनवायरमेंटल स्टूवर्ड्स। ये जो एक्सपीरियंस है इट इज़ नॉट जस्ट लर्निंग बट इट इज़ इंटरनलाइजिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। आपको समझ में आता है दैट टू एक्ट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप को क्रिएट करता है, बिकॉज आप जो ये ट्रिप ले रहे हो इट इज़ नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज एम्बेसडर्स ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आप एडवोकेट हो ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर आपको समझ ये भी आता है कि आज के जो एक्शंस हैं ये कल के वर्ल्ड को शेप करेंगे, एक ऐसा वर्ल्ड जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स ने इनहेरिट करना है। ये एक्सपीरियंस हमें एम्पावर करता है टू एडवोकेट फॉर पॉजिटिव चेंज। हमारे अंदर एक पैशन आता है टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट द प्लैनेट इज फेसिंग, और ये एक्सपीरियंस एक फ्यूचर जनरेशन को मोल्ड करता है। और ये फ्यूचर जनरेशन कैसा होगा? इन्फॉर्म्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियंस ऑफ द प्लैनेट होंगे। Okay, now these questions do not have an answer to them because they have already been discussed or they have been asked in some other form in the previous questions. So quickly से हम इन questions को discuss कर लेंगे so that अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt है, it gets clarified. First question is, what are the significant features of the Students on ICE program? Firstly, it is for high school students. It is to empower them. It is to provide a real life experience. Why? Because they are the future policy makers. They are more apt to act rather than only absorb and learn. और इस स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम से हमें ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है. We want stewards for the planet Earth. So these are the features of the program.
Second question is, how did Antarctica amaze the writer when she first saw it? उस अगेन ये पूरा आंसर डिस्कस्ड है, उसका वास्ट लैंडस्केप, उसका अनइंटरप्टेड लैंडस्केप, उसका सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल गलती से बोल दिया, उसका जो इकोसिस्टम है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, बट एट द सेम टाइम रेजिलियंस इकोसिस्टम, उसका जो बैकग्राउंड में वाइट लैंडस्केप विद द ब्लू होराइजन है, उसके जो क्रीचर्स हैं, द सील्स, द पेंगुइन्स, right? Or how life is being sustained over there. So all these things amaze the writer. Uska profound stillness, uska isolation, the absence of any human markers, so it amazed the writer. Third question is, what was the objective of the student on ice program? Again, हमने जो अभी फर्स्ट में डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन सेम आंसर आ जाएगा. To create global citizens. What are phytoplankton? They are microscopic grasses growing in the ocean. They are converting the sun's energy, the nutrients around them, into energy for the other creatures, right? And how are they important to our ecosystem? Because they are providing energy. मैंने cover कर लिया. जो क्रिल्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, क्रिल्स को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, एंड दस इट इज़ नरिशिंग द एंटायर फूड वेब इन द मरीन. So therefore they are important to our ecosystem. Next question, the author of Journey to the End of the Earth, Tishani Joshi, has been invited to an international conference and is asked to tell us how she started writing and how it had changed with the journey. So in some few questions back हमने एक slide में ये पूरा discuss कर लिया है. The answer will be the same, although the format of the question is a little changed, but answer वही रहेगा. And the last question is, what impact has human civilization had on our environment? तो pollution हुआ है, which has caused global warming. Global warming has caused the melting of the ice sheet, the breaking of the ice caps, राइट. तो उससे वाटर लेवल्स राइज हुए हैं, और अगर फ्यूचर में भी ऐसे चलेगा तो फिर वाटर लेवल ओशन में इतना राइज हो जाएगा that the coastal areas and many islands will be submerged under water. It will destroy the balance of the ecosystem and it will finally affect the entire world. हमारा एटमॉस्फेरिक पैटर्न, हमारे ओशन करंट्स, हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है, वो सारी ही चीज़ें इससे अफेक्ट हो जाएंगी. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ऑन द एनवायरनमेंट. So with this we come to the end of our video. I hope it has answered many doubts in your mind. If you liked it, then please do share it with your friends, with students and other colleagues, so that maximum बच्चों के doubts clear हो सकें. Thank you for giving me your valuable time and happy revision. All the best for your forthcoming board exams. I know you are going to score above 95 at least, but your goal should be 100. It is possible to get 100 out of 100 in English. So once again, all the best.